So, welcome again in another video of heights and distances. इस वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं और बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 से हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degrees. Find the height of the pedestal. तो इसको मैं पहले थोड़ा रफ डायग्राम से समझाता हूँ, फिर आपको मैं इस वाले डायग्राम से समझाऊंगा। सपोज़ यहाँ पर एक पेडिस्टल है, ठीक है। इस पेडिस्टल के टॉप पर एक टावर है, एक स्टैचू कह सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर एक स्टैचू है। क्वेश्चन में गिवन है कि ग्राउंड लेवल के एक पॉइंट से स्टैचू के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री है, ठीक है। और उसी सेम पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल का जो टॉप है, पेडिस्टल का टॉप कहाँ पर है? पेडिस्टल का टॉप यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है। वो जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है और स्टैचू का हाइट है 1.6 मीटर। हमें पेडिस्टल का हाइट निकालना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ का हाइट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है, देखो BD जो है ये पेडिस्टल है, AD है अपना स्टैचू। अब स्टैचू के टॉप से ग्राउंड में एक पॉइंट तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री है, ओके। और उसी सेम पॉइंट से पेडिस्टल के टॉप तक जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो 45 डिग्री है। यहाँ से हमें BD का जो लेंथ है वो निकालना है, मतलब हाइट ऑफ द पेडिस्टल निकालना है। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा समझना है आपको लिखना है कि लेट the height of the pedestal that is AB, ओके। पेडिस्टल जो है AB, इसका AB नहीं, सॉरी, DB इक्वल्स टू H मीटर। तो मान लेते हैं जो पेडिस्टल का हाइट है जिसको हमने DB मान लिया है वो H मीटर के बराबर है। ये DB लग नहीं रहा किसी एंगल से, नाउ इट इज़ DB, ओके। इसके बाद गिवन AD इक्वल्स टू हाइट ऑफ द स्टैचू, जो किसके बराबर है? 1.6 मीटर के बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद एंगल ACB 60 डिग्री है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और एंगल DCB 45 डिग्री है, ठीक है। अब हमारे पास एक टेक्निक ये है, क्या टेक्निक है? देखो, हम सबसे पहले ट्राइंगल DBC ट्राइंगल से BC का लेंथ निकालेंगे, BC वाले साइड का लेंथ निकालेंगे। फिर बड़े वाले ट्राइंगल ABC ट्राइंगल से फिर से BC का लेंथ निकालेंगे। दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों BC के ही लेंथ हैं। वहाँ से हमें इस वाले पेडिस्टल का हाइट मिल जाएगा। ये टेक्निक है हमारा। तो लिखो, इन ट्राइंगल ACB या फिर ABC, इन ट्राइंगल ACB हमारे पास नोन साइड कौन सा है? नोन साइड कुछ है नहीं वैसे,
लेकिन हमारे पास ए वाला साइड जो है इसका कुछ पार्ट नोन है, हमें इस वाले साइड का ये वाला पार्ट जो है ये नोन है ना, और बाकी का पार्ट नोन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नोन पार्ट मैं कह सकता। अननोन पार्ट कौन सा है? बी सी, क्योंकि हमें बी सी चाहिए। तो ये नोन पार्ट है, ये अननोन पार्ट है, दोनों का रेशियो करते हैं, ठीक है। तो सपोज़ मैंने किया ए बी बाई बी सी। अब ए बी बाई बी सी किसके बराबर होगा? ए बी इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट पर परपेंडिकुलर है और इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट पर ये बेस है बी सी। तो परपेंडिकुलर बाई बी सी परपेंडिकुलर बाई बेस किसके बराबर होता है? 1060 डिग्री के बराबर होगा। ओके, क्लियर है। विच इम्प्लाइज ए बी। अब ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? हम ए बी को लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी बाई बी सी। तो हमें नहीं पता, तो बी सी को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इक्वल्स टू 1060 कितना होता है? √3, ठीक है। हमने ए बी को ए डी प्लस डी बी लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब ए डी का लेंथ कितना है? ए डी इक्वल्स टू, ए डी का लेंथ होगा 1.6 प्लस, तो ए डी का लेंथ 1.6 और डी बी का लेंथ कितना है? h हमने लेट किया था, बाई बी सी इक्वल्स टू √3। यहाँ से बी सी का लेंथ कितना आ जाएगा? यहाँ से बी सी का लेंथ आ जाएगा 1.6 प्लस h बाई √3 इक्वल्स टू बी सी। ओके, now let this be equation 1. Okay, let this be equation 1. इक्वेशन 1 मान लेते हैं उसको। इसके बाद अब बड़ा वाला ट्रायंगल हो चुका है, अभी छोटा वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल डी सी बी, इन ट्रायंगल डी सी बी हमारे पास ये वाला पार्ट क्या है? नोन है, क्यों? एच हमने लेट किया है, ठीक है। अभी के लिए नोन ही मान लो इसको। और हमें चाहिए क्या? हमें बी सी चाहिए। तो हमारे पास नोन है एच और बी सी अननोन है, तो इन दोनों का हम रेशियो करेंगे। तो सपोज़ मैंने किया बी डी बाई बी सी इक्वल्स टू, अब इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट पर ये बी डी परपेंडिकुलर, बी सी बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस किसका रेशियो होता है? 1045 डिग्री हो जाएगा। विच इम्प्लाइज बी डी का लेंथ है h, हमने लेट किया, और बी सी नहीं पता, तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1045 डिग्री इक्वल्स टू 1, विच इम्प्लाइज h इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। h इक्वल्स टू बी सी। तो अभी यहाँ से इसको तुम इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लो। लेट दिस बी इक्वेशन 2, ठीक है। तो गौर से देखो, दोनों ही इक्वेशन से हमें बी सी के बारे में पता चल रहा है या नहीं? दोनों ही इक्वेशन से हमें बी सी के वैल्यू के बारे में पता चल रहा है। तो देखो, दोनों ही बी सी के वैल्यूज़ हैं, तो दोनों ही बराबर होंगे, है ना। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फ्रॉम 1 and 2 we get, तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलता है? हमें ये मिलता है कि h इक्वल्स टू 1.6 प्लस h बाई √3, ये मिलता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो √3h इक्वल्स टू 1.6 प्लस h, यहाँ से √3h माइनस h इक्वल्स टू 1.6, यहाँ से मैं h कॉमन ले लेता हूँ, तो √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6 इम्प्लाइज, यहाँ से h का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1.6 बाई √3 माइनस 1, ठीक है। ये आ जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है, ये आ जाएगा इसका वैल्यू। अब तुम चाहो तो इसको
रैशनलाइज भी कर सकते हो इफ़ यू वांट, तो मैं कर ही देता हूँ रैशनलाइज। ओके, तो रैशनलाइज करने के लिए गौर से देखो, नीचे √3 - 1 है, तो -1 को रैशनलाइज करने के लिए हम सेम टर्म से सिर्फ यहाँ पर साइन चेंज करके रैशनलाइज करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम अभी √3 - 1 था, अब हम √3 + 1 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिससे कि नीचे का टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या रहेगा, ऊपर को हम ऐसे रख देते हैं, ठीक है, अभी के लिए 1.6 × √3 + 1, ठीक है। नीचे क्या हो रहा है देखो, नीचे a - b × a + b क्या होता है, a² - b², बचपन का फॉर्मूला। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो लगाने के बाद ये हो जाएगा √3² - 1², which implies h = 1.6 × √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3² मतलब क्या होता है 3 -1² तो 1 ही होता है। तो वी गॉट h = 1.6 × √3 + 1/3 - 1 कितना होता है 2 हो जाता है, कैंसिल कर दो इसको 0.8। तो इसमें यूनिट मीटर होगा, ठीक है, लिखना भूल जाता हूँ मैं, तुम लिख लो नहीं तो मार्क्स कट हो सकते हैं। अच्छा यहाँ पर नहीं लगेगा, सॉरी, यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो देयरफॉर, अच्छा यहाँ लिख देता हूँ, हेंस हाइट ऑफ द पेडिस्टल जो कि h के बराबर है, हमने लेट किया था, वो उसका वैल्यू होगा 0.8 × √3 + 1 मीटर के बराबर। यही होगा इसका आंसर, ठीक है, इजी पीजी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रखो, प्रैक्टिस करो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ऐसे रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा। तो आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 degrees and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. तो सिंपल सा एक दिखाता हूँ तुमको, एक बिल्डिंग है सपोज ये, ठीक है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है सपोज यहाँ पर, ठीक है, ये है वो टावर। क्वेश्चन में गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट, ओ वेट सॉरी, यहाँ पर एक टावर है और यहाँ पर सपोज एक बिल्डिंग है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द ऑफ द टॉप ऑफ, अच्छा, तो ये है ग्राउंड लेवल, ठीक है। अब टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 30 डिग्री, और सिमिलरली टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 60 डिग्री, ठीक है, नहीं उल्टा बोल दिया क्या मैंने, वेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर is 30 and angle of elevation of the tower। अच्छा, पहले ड्राइंग कर लेते हैं, इसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। ये है सपोज एक ट्राइंगल, जिसका ये 90 डिग्री होगा, और यहाँ से हमारा ये टावर मीन करेगा इसको, ये है अपना टावर, अरे इसको डिफरेंट कर सकता हूँ, ठीक है, ये है सपोज अपना टावर, ओए
कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा इसको। ये थोड़ा सा बेंड हो गया है, इसको ठीक से यहाँ होगा। ठीक है। अब ये है टावर, सॉरी बिल्डिंग, जिसको मैं PQ मान लेता हूँ, और ये है टावर जिसको मैं AB मान लेता हूँ, और कुछ तो नहीं चाहिए। देखो, इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, टावर जो है 50 मीटर हाई है, तो टावर है ये 50 मीटर हाई है। अच्छा रुको, इसको टावर मान लेता हूँ, ठीक है, टावर इसको मान लेता हूँ और इसको बिल्डिंग मान लेता हूँ, बिकॉज आई गेस टावर लंबा होता है बिल्डिंग से, जो भी हो। ओके, और एक बात तो भूलना, यहाँ पर मैं कुछ ड्रॉ नहीं किया था क्या? हाँ किया था। यहाँ पर 90 डिग्री होगा। ओके ओके जी, अब लिखो कि AB जो है वो है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, AB जो है बिल्डिंग का हाइट है, और PQ जो है ये टावर का हाइट है, हाइट ऑफ द टावर, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में 50 मीटर गिवन है। और अब जाके असली चीज़ आएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, ये टावर है, PQ टावर है, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये है 30 डिग्री, ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। और क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, अब बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री है, ऐसा बोला गया, तो इट विल बी 60 डिग्री। ये वाइट कलर देने से अच्छा होगा, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। ओके, हो गया। तो नाउ हमें क्या करना है, हमें तो AB निकालना है ना, AB का लेंथ निकालना है। ओके, हो जाएगा। देखो कैसे हम क्या करेंगे, हम इस वाले ट्राइंगल से, क्योंकि हमें इस वाले ट्राइंगल में ये वाला नोन साइड है, तो हम क्या करेंगे, हम BQ का लेंथ निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एंगल भी है, 60 डिग्री एंगल भी है हमारे पास। फिर हम सेम इस ट्राइंगल से फिर से BQ का लेंथ निकालेंगे, ठीक है। कैसे, ये अननोन साइड है, इसका और इसका रेशियो करेंगे, करके जो इसका वैल्यू आएगा, ठीक है, वो वैल्यू लेंगे, और इस वाले ट्राइंगल से जो इसका वैल्यू आया था BQ का वो लेंगे, दोनों बराबर होगा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, ठीक है, वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। सो इन ट्राइंगल PQB, इन ट्राइंगल PQB मैंने PQ के साथ BQ का रेशियो लिया, ठीक है, तुम BQ के साथ PQ का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो PQ बाई BQ मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब tan 60 डिग्री इम्प्लाइज PQ पता है 50 है, BQ नहीं पता, रहने दो, tan 60√3 इम्प्लाइज BQ इक्वल्स टू 50/√3, तो BQ का जो लेंथ है वो 50/√3 मीटर है। इसको अभी के लिए तुम इक्वेशन 1 मान लो, अभी के लिए तुम इसको इक्वेशन 1 मान लो,
ठीक है। एंड देन अब ये वाला ट्राइंगल हो चुका है, अभी दूसरा वाला ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल है ना, इसमें इन ट्राइंगल ABQ मैंने AB के साथ BQ का रेशियो किया तो मुझे मिला 10-30 डिग्री। क्यों? बिकॉज इस वाले ट्राइंगल में इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट पर AB परपेंडिकुलर है, BQ बेस है। परपेंडिकुलर बेस 10 किस एंगल के रेस्पेक्ट पर? 30 डिग्री के रेस्पेक्ट पर। ओके, विच इम्प्लाइज AB नहीं पता, रहने दो, BQ नहीं पता, रहने दो, इक्वल्स टू 10-30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। यहाँ से BQ का लेंथ कितना हो जाएगा? √3 इंटू AB। लेट दिस बी इक्वेशन 2। तो दोनों इक्वेशन से गौर से देखो कि BQ का जो लेंथ है वो 50/√3 के बराबर है और यहाँ पर BQ का लेंथ है √3 AB के बराबर। तो दोनों ही BQ के लेंथ है तो दोनों ही क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 we get क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा √3 AB इक्वल्स टू 50√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, AB को यहाँ पर ही रखो, √3 को वहाँ नीचे लेके जाओ, तो 50 अब √3 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर जाएगा, √3 के साथ √3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 50/3। ओके, और इतना मीटर, और इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखे तो 16 होल 2/3 मीटर इज द आंसर। तो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग दैट इज AB इक्वल्स टू 16 होल 2/3 मीटर। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन ही था 8 नंबर जैसा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, question number 10 is very very important. Now see, दो इक्वल पोल्स हैं, खंबे हैं, ठीक है, जो एक रोड के दोनों तरफ ऑपोजिटली खड़े हैं, और जो रोड है उसका जो विड्थ है वो है 80 मीटर। ठीक है, रोड जो है वो है 80 मीटर। नाउ फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके, सपोज रोड है ऐसा, ठीक है, तो रोड के इस तरफ एक पोल, इस तरफ एक पोल, देखो समझो, देखो ऐसे ये रोड है, ठीक है, रोड का जो विड्थ है ये 80 मीटर है। तो रोड के इस तरफ एक खंबा है सपोज यहाँ पर, और यहाँ तरफ इस तरफ एक सेम हाइट का एक खंबा है, ठीक है। अब ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से ये वाला खंबे का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सपोज वो 60 डिग्री है, और इस वाले खंबे का 30 डिग्री है। हमें क्या करना है? हमें दोनों के दोनों खंबों का हाइट निकालना है, जो दोनों का बराबर ही आएगा बिकॉज दोनों सेम खंबे हैं, सेम हाइट के। एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, मतलब ये जो खंबा है, ये जो खंबा आपको दिख रहा है, ये इस वाले पॉइंट से कितना दूर है ये आपको निकालना है। सिमिलरली ये वाला खंबा
इस वाले पॉइंट से कितना दूर है ये आपको निकालना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट मैं डायग्राम बना लेता हूँ, कोई दिक्कत अगर नहीं है तो आपको। सपोज ये एक खंबा है, और एक खंबा है सपोज यहाँ पर। सेम हाइट का होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं इसको देख कर बनाता हूँ अच्छे से अच्छे से यहाँ से। ओके, वेट ये लो। अरे भाई ठीक से हो जा, हाइट तो सेम नहीं आ रहा इसका, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा हाइट। हो गया, हो गया। नाउ लेट दिस बी ट्राइंगल ABC और ये PQC, ठीक है। तो अब क्या होगा, दोनों खंबे ऑब्वियसली 90 डिग्री एंगल बनाकर ही खड़े हैं ग्राउंड के साथ, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड अ हाइट, है ना। ओके, दैट इज़ गुड। इसका जो वैल्यू है और इसका जो वैल्यू दोनों बराबर है। अच्छा, और बोला है कि ग्राउंड ये रोड है, ठीक है। BQ जो है वो रोड है, ऐसा करके एक रोड है ऐसे करके। तो रोड के ऊपर एक पॉइंट है C, वहाँ से इस वाले टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, सॉरी पोल का जो बनता है वो 60 डिग्री और इस वाले का 30 डिग्री, ठीक है। या फिर तुम इसको 60 मान सकते हो, इसको 30 मान सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैं इसको 60 मानता हूँ और इसको मैं 30 मानता हूँ, ठीक है। अब गौर से देखो, अब गौर से देखिए, गौर से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है वो 80 मीटर है, वो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। कितना है भाई, 80 मीटर है, ठीक है। ये टोटल लेंथ 80 मीटर है, मतलब विथ ऑफ द रोड, मतलब यहाँ से टोटल मतलब BQ का जो लेंथ है वो 80 मीटर है। अगर मैं BC के लेंथ को, अगर मैं BC के लेंथ को x मान लूँ, BC के लेंथ को अगर मैं x मीटर मान लेता हूँ, ठीक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि CQ का लेंथ कितना होने वाला है या फिर कितना होगा? व्हाट डू यू थिंक, कितना होगा CQ का लेंथ, कितना होगा, क्या आप बता सकते हैं? कैन यू से इट, बोलो बोलो बोलो, कितना होगा? ट्राई करके देख सकते हो इफ़ यू वांट। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, इसका वैल्यू होगा 80 माइनस एक्स। अब ऐसा क्यों, गौर से देखो,
यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लेंथ 80 मीटर के बराबर है। अगर मैं पूरे लेंथ में से इस वाले पार्ट को सिर्फ x मानता हूँ तो बाकी का पार्ट मैं कैसे निकालूँगा? जाहिर सी बात है, मैं 80 मीटर से इस वाले x वाले पार्ट को माइनस कर दूँगा तो मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा। इसी कारण से इस वाले पार्ट का लेंथ 80 माइनस एक्स होगा। या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो कि मान लेते हैं ये x है और ये सी क्यू है, तो x प्लस सी क्यू इक्वल्स टू 80 मीटर। यहाँ से सी क्यू इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, ऐसे भी समझ सकते हो। क्लियर है? तो एकदम बेसिक को मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ जिससे कि कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, तो ए बी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, और बी क्यू इक्वल्स टू 80 मीटर गिवन। ठीक है, तो अभी लिखो लेट बी सी इक्वल्स टू डिस्टेंस between the point and the pole AB, which is equals to x मीटर। ठीक है, तो मान लेते हैं जो BC है इसका जो वैल्यू है एक्चुअली वो वैल्यू किसके बराबर है? एक्चुअली ये उस पॉइंट C से लेकर पोल AB के बीच का डिस्टेंस है जिसको हमने x मीटर लेट किया है, माना है। ऑल्सो नहीं, एंड CQ इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड the pole PQ, which is equals to 80 minus x मीटर, जो कि होगा 80 माइनस एक्स मीटर के बराबर। ठीक है, इसके बाद आराम से हौले हौले समझेंगे इसको। नाउ अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब मैं सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, इस वाले ट्राइंगल से मैं ये वाला साइड तो हमने नहीं पता, ये वाला साइड को हमने x माना था, तो मैं इस वाले साइड का और इस वाले साइड का एक रेशियो निकालता हूँ। ठीक है, बिकॉज मुझे चाहिए ये वाला साइड और मेरे पास ये वाला साइड मैंने लेट किया है, तो इसलिए थोड़ा सा देखता हूँ क्या होता है। ए बी बाई बी सी इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी, ए बी परपेंडिकुलर, बी सी बेस, परपेंडिकुलर में बेस किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर। लेकिन यहाँ पर थीटा कौन है? 30 डिग्री। इम्प्लाइज ए बी को ए बी मान लेते हैं, जैसा है वैसे ही रहने दो। बी सी एक्स है, लिखो दो tan 30 1/√3, which implies x equals to √3ab। ठीक है, x equals to √3ab। लेट दिस बी इक्वेशन 1। अभी के लिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अभी के लिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, अब हम ट्राइंगल पी क्यू सी की तरफ बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू सी में मुझे पी क्यू चाहिए और मैंने सी क्यू का वैल्यू पता है मेरे को 80 माइनस एक्स है। ठीक है, तो इन दोनों का मैं रेशियो कर लेता हूँ थोड़ा सा। पी क्यू बाई क्यू सी इसके बराबर होगा, पी क्यू है परपेंडिकुलर, क्यू सी है बेस, तो और कुछ बोलने की ज़रूरत है क्या? नहीं। इक्वल्स टू tan 60 डिग्री,
विच इम्प्लाइज पी क्यू कितना है भाई, पी क्यू तो नहीं पता यार, कोई बात नहीं, बाय क्यू सी कितना है भाई 80 माइनस एक्स है, हमने निकाला है, ओके नाइस, इक्वल्स टू 1060√3। यहाँ से पी क्यू का वैल्यू होगा √3 इंटू 80 माइनस एक्स। अब गौर से ये देखो कि ए बी का वैल्यू और पी क्यू का वैल्यू बराबर है, तो मैं यहाँ पर पी क्यू के जगह पर मैं ए बी लिख सकता हूँ, इम्प्लाइज ए बी इक्वल्स टू √3 इंटू 80 माइनस एक्स। अब रीज़न लिखना है तुमको कि सिंस ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ठीक है, और इसको तुम्हें इक्वेशन 2 मान लेना है, इसको तुम्हें इक्वेशन 2 मान लेना है, ठीक है। अब गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, इक्वेशन 1 में मैं ए बी का वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है, इक्वेशन 1 में मैं ए बी का वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो थोड़ा सा गौर से देखिए, इम्प्लाइज ए बी का वैल्यू हो जाएगा x बाय √3 विच इम्प्लाइज, यही है हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। ऐसा करने का इसका करने का ऐसा रीज़न क्या है, रीज़न कुछ नहीं है, बस आंसर को सॉल्व करने का ही रीज़न है। देखो यहाँ पर ए बी का वैल्यू हमें मिला x/√3, यहाँ पर इस ट्राइंगल से हमें ए बी का वैल्यू मिला ये, इसका मतलब क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। ऐसा क्यों, बिकॉज दोनों ए बी ही है, तो दोनों अगर ए बी हैं तो दोनों का वैल्यू तो बराबर ही होगा, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या गेट किया हमने, क्या पाया हमने पाया x बाय √3 इक्वल्स टू √3 इंटू 80 माइनस एक्स। अब गौर फरमाइए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाइए, तो √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर इस तरफ जाएगा, सो √3 इंटू √3 3 इंटू 80 माइनस एक्स, यहाँ से x इक्वल्स टू 3 इंटू 80 240 माइनस 3 इंटू माइनस एक्स -3x। अब x को इस तरफ लाता हूँ, तो x प्लस 3x हो जाता है 4x इक्वल्स टू 240, यहाँ से x का वैल्यू 60, ओके, x का वैल्यू 60 मीटर, ओके। और x क्या था, व्हाट वाज x, x was nothing but the distance between the point and the pole AB। सो हमारा एक आंसर आ चुका है, ये एक हमारा एक आंसर है, तुम लिख लेना बाद में स्टेटमेंट। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट C एंड द पोल AB इक्वल्स टू 60 मीटर। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अदर पोल एंड द पॉइंट C, लेट्स चेक आउट। देन 80 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 80 से 60 चला गया 20 मीटर। तो 80 माइनस एक्स किसका डिस्टेंस था भाई, 80 माइनस एक्स था डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द पोल पी क्यू इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। तो पोल पी क्यू से पॉइंट तक का जो दूरी है वो है 20 मीटर ओनली। ये तो डिस्टेंस मिल गया, अभी हाइट कैसे निकालें, सिंपल है, बहुत सिंपल है। इक्वेशन 1 में x का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से ए बी मिल जाएगा, ए बी क्या है, हाइट ऑफ द टावर, और दोनों का हाइट मिल जाएगा तुमको। तो अच्छा रुको, पुटिंग x इक्वल्स टू 60 इन इक्वेशन 1 क्या होगा, देखो बहुत सिंपल है,
ए बी इक्वल्स टू 60/√3। अब रैशनलाइज तो करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे √3 इंटू √3 होगा, 3 हो गया, तो कैंसिल करने के बाद 20√3 आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू PQ। तो दिस इज़ द आंसर। तो टावर का जो दोनों टावर है दोनों का सेम हाइट है, क्वेश्चन में गिवन ही है, और हाइट कितना है इनका 20√3 मीटर। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं फिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं। A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank, directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degrees. From another point, 20 meters away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degrees. Find the height of the tower and the width of the canal. Well, very very easy क्वेश्चन में, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा है, क्योंकि फिगर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लेट अस नाउ ड्रॉ द फिगर। पहले एक बड़ा सा ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, लाइक दिस ओनली। क्या ये परफेक्टो है? क्या ये परफेक्टो बना है क्या? ओके, अब यहाँ से एक और पॉइंट यहाँ पर आया, और इसका लेवलिंग कर लेते हैं। A B C D, ये 30 डिग्रीज और ये 60। अब DC का जो लेंथ है ये क्वेश्चन में गिवन है 20 मीटर, है ना। और क्या गिवन है? कुछ नहीं, बस इतना ही है ना। ये 90 डिग्री है। नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये है टावर, और विड्थ ऑफ द कैनल। कैनल कौन सा है भाई साहब? standard vertical on a canal from the TV tower, standard vertical on the bank of a canal. Okay, the bank directly opposite the tower, the elevation of tower. Okay, okay, okay. Okay, okay. Find the width of the canal. तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। ये सपोज नदी है, ठीक है, यहाँ पर नदी है, पानी है। इस नदी के एकदम बैंक पर, अरे चला गया, कोई ना, सपोज ये है अपना नदी, ठीक है। इस नदी के एकदम बैंक पर, किनारे पर, यहाँ पर सपोज एक टावर है, ऐसा टीवी टावर, ठीक है। और इसके ऑपोजिट बैंक पर, मतलब यहाँ पर एक और टावर है, अच्छा टावर नहीं सॉरी, एक पॉइंट है इसके ऑपोजिट में। तो इस पॉइंट से इस टीवी टावर का जो टॉप है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्री है, ये बताया गया है, ठीक है। और फिर इसी पॉइंट से 20 मीटर दूर जाकर एक और पॉइंट से टीवी टावर का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री
है, ये बोला गया है क्वेश्चन में। वी हैव टू फाइंड अ विथ ऑफ द कैनल। कैनल कौन सा है भाई? कैनल है अपना ये अपना कैनल है, इसका विथ निकालना है। मतलब हमें सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली इस वाले जगह का हमें लेंथ निकालना है। ये तो है विथ, लेंथ है ये, दिस इज लेंथ एंड ब्रेथ इज दिस पार्ट, सो वी हैव टू फाइंड द ब्रेथ। हमें ये वाला पार्ट निकालना है, इसका वैल्यू। ओके, मतलब सिंपली हमें बी सी निकालना है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, तो लिखो ए बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ द टीवी टावर। इक्वल्स टू, अभी कुछ इसके बारे में गिवन नहीं है हाइट क्या है। ओके, और डी सी इक्वल्स टू 20 मीटर, और you can write BC equals to width of the canal, width of the canal equals to x मीटर लेट। तो BC को हमने x मीटर मान लिया है अभी के लिए। ठीक है, x मीटर। तो विथ ऑफ द कैनल को हमने x मीटर मान लिया। अब क्या, अब हम देखो क्या करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में हमें चाहिए हमारे पास क्या नहीं है, हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे। क्या, हम बड़े वाले ट्राइंगल से AB का लेंथ निकालेंगे, सिमिलरली छोटे वाले ट्राइंगल से भी हम AB का लेंथ निकालेंगे। ठीक है, ये एक टेक्निक है। तो AB बाय BC इक्वल्स टू, AB क्या है परपेंडिकुलर, BC क्या है बेस। परपेंडिकुलर बेस कितना होता है 1060 हो जाएगा, है ना। AB नहीं पता, रहने दो। BC कितना है, x है 1060√3। फ्रॉम हियर वी गॉट AB इक्वल्स टू √3x, and let this be the equation 1. Let this be the equation 1। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC से हमने AB का लेंथ निकाल लिया। सिमिलरली ट्राइंगल ABD से भी तुम्हें AB का ही लेंथ निकालना है, मतलब जो कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स का वो तुमको निकालना है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द अदर थिंग्स। ठीक है, अब कह सकते हो भाई कि दोनों ट्राइंगल में तो भाई BC वाला पार्ट भी कॉमन है। नहीं भाई, तुम इस वाले ट्राइंगल से BC का लेंथ कैसे निकालोगे? बड़े वाले ट्राइंगल से तुम बड़े वाले ट्राइंगल से या तो BD का लेंथ निकाल सकते हो, या फिर AB का, या फिर AD का। ठीक है, तुम BC का कैसे निकालोगे? ठीक है, तुम ऐसा नहीं कि तुम ट्राइंगल का हाफ पोर्शन का साइड का लेंथ निकाल पाओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन तुम AB का लेंथ निकाल सकते हो दोनों की ट्राइंगल से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, इसीलिए तो ज़्यादा कुछ क्वेश्चनिंग ना करके चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल ADB, फिर से हमें AB चाहिए, और क्या हमारे पास कुछ पता है? हाँ जी, हमें पता है कुछ। हमें DB मान लेते हैं, DB हमें कुछ पता है, और ये भी हो जाएगा 1030 के बराबर, बिकॉज परपेंडिकुलर है AB और DB है क्या, बेस। किसके रेस्पेक्ट पर? 30 डिग्री के रेस्पेक्ट पर। AB क्या है नहीं पता यार, मत पूछो। DB क्या है? हम DB को DC प्लस CB लिख सकते हैं। तो DB को लिख दो भाई DC प्लस CB इक्वल्स टू 1030 1/√3, which implies AB equals to DC प्लस CB/√3। ठीक है, यहाँ से हमने डायरेक्ट AB का लेंथ निकाल लिया।
DC कितना है, 20 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। BC कितना है, x मीटर हमने लेट किया था, 20 + x/√3। यहाँ से फिर से हमें AB का लेंथ मिला, कुछ नया, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो गौर से देखो, यहाँ भी हमें AB का कुछ वैल्यू मिला, यहाँ भी हमें AB का कुछ वैल्यू मिला, तो दोनों वैल्यू बराबर होंगे, बिकॉज दोनों ही क्या है, AB के वैल्यूज़ हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा √3x = 20 + x/√3, विच इम्प्लाइज √3 के साथ √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3x माइनस x को यहाँ पर लाया = 20। यहाँ से 2x का वैल्यू 20, यहाँ से x का वैल्यू 10, समझे, x का वैल्यू 10 मीटर। और x क्या था भाई, x क्या था, विड्थ ऑफ द कैनल, तो विड्थ ऑफ द कैनल हो गया 10 मीटर। इसके साथ साथ हमें टावर का हाइट भी निकालना है, मतलब हमें AB भी निकालना है। तो AB निकालने के लिए सिंपली बहुत इजी है, इक्वेशन 1 में x की जगह पर 10 बिठा दो, आंसर आ जाएगा आराम से। तो पुटिंग x = 10 इन इक्वेशन 1, तो AB = √3 × 10, मतलब 10√3 मीटर, ठीक है। तो टावर का हाइट क्या है, टावर का हाइट तो AB था, और AB का वैल्यू कितना आ गया, 10√3 मीटर। तो इसी तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें मिल जाता है, ठीक है। वेरी वेरी ईजी, नथिंग वेरी वेरी टफ। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 12 सबसे ख़तरनाक क्वेश्चन में से एक, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ख़तरनाक क्वेश्चन, बिकॉज इसका डायग्राम बहुत लोग कर नहीं पाते हैं, ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसको मैं पहले आपको रफ ड्रैगन दिखा के समझाता हूँ, फिर मैं आपको ओरिजिनल दिखाऊंगा ड्रॉ करके। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, सपोज ये है 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर। क्वेश्चन में बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। तो सपोज यहाँ पर एक केबल टावर है, लंबा सा चौड़ा सा, ठीक है। तो इस वाले बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कुछ 30 नहीं 60 डिग्री है, 60 डिग्री। ऑल्सो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब इसी पॉइंट से केबल टावर के पैर तक, मतलब यहाँ तक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये 45 डिग्रीज है। नाउ डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। Now you have to find the height of the tower, means we have to find the height of the cable tower. Okay, समझे समझे समझे। तो सबसे पहले मैं एक साथ बना लेता हूँ इसको। अच्छा रुको, रुकिए रुकिए, ये हो गया अपना एक थोड़ा सा ऐसा, और फिर यहाँ से ऐसा। ओके,
यहाँ से एक और ज्वाइन करना पड़ेगा ऐसे। ओके, नाउ let us level it A B C D E हो गया, नाइस। और 90 डिग्रीज 90 डिग्रीज, this is also 90 and this is also 90. ओके अच्छा, इसको ना लिखो तो भी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब ए बी है वो केबल टावर और डी सी है वो हाई बिल्डिंग। हाई बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप तक जो हॉरिजेंटल लाइन से हमें एक एंगल ऑफ एलिवेशन मिलेगा वो 60 डिग्री के बराबर है। और उसी सेम पॉइंट से केबल टावर के फुट मतलब पॉइंट बी तक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, मतलब क्या, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसा होगा, ये 45 डिग्री होगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मीन्स वी हैव टू फाइंड द ए बी, लेंथ ऑफ ए बी। तो लिखो ए बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ केबल टावर और डी सी हाइट ऑफ बिल्डिंग। जो कि 7 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। लिख देता हूँ ना, 7 मीटर, और ये भी 7 मीटर हो जाएगा अप टू हियर। ओके, ये 7 मीटर कैसे हुआ? बिकॉज ये जो है ये एक रेक्टेंगल है, बिकॉज ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ओके, सब सारे के सारे 90 डिग्री है, तो ये रेक्टेंगल के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। हे ठीक है। अच्छा, ये सब फालतू बातें बाद में। और यहाँ पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्रीज। अब क्योंकि जनाब ये एक ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में साइड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल बिकॉज इट इज़ ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, वन स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी और डी बी इज़ द ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल 45, तो ये वाला एंगल भी 45। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो दिस विल ऑल्सो बी 45। ओके, तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें इसका बेस निकाल लेना है, बी सी का लेंथ निकालना है जो 7 आएगा। ठीक है देखो, इन ट्राइंगल डी सी बी, ट्राइंगल डी सी बी से हम बेस बी सी निकालेंगे। तो हमारे पास डी सी है और हमें चाहिए बी सी। डी सी क्या है? परपेंडिकुलर, किसके रेस्पेक्ट पर? एंगल 45 डिग्री के रेस्पेक्ट पर। और बी सी क्या है? बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस होगा 10 45 डिग्रीज। इम्प्लाइज डी सी है 7 और बी सी नहीं पता, रहने दो, इक्वल्स टू 1। तो फ्रॉम हियर बी सी इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 7 मीटर। तो ये भी हो गया 7 मीटर, ये 7 मीटर, तो ये भी 7। कैसे? ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। अब ये रेक्टेंगल नहीं रहा, ये स्क्वायर बन चुका है बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। तो डी ई का भी जो लेंथ होगा वो भी 7 मीटर होगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू डी ई, सिंस डी ई
बी सी इज़ ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कैसे हुआ? बिकॉज डी ई बी सी एक स्क्वायर है, इसलिए ऐसा हो पाया। अब गौर से देखो, आंसर तो हो ही गया। अब इस ट्राइंगल में हमारे पास नोन है ये और अननोन है ये, हमें ये वाला साइड चाहिए। तो हम पाइथागोरस का फिर सॉरी पाइथागोरस नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम ये वाला साइड निकाल सकते हैं। और हमें अगर ये साइड मिल जाता है और हमारे पास ऑलरेडी ये साइड है, दोनों को प्लस करेंगे तो हमें टोटल टावर का हाइट मिल जाएगा। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था, बस डायग्राम ही तो नहीं आता लोगों को। इन ट्राइंगल डी ए ई, इन ट्राइंगल डी ए ई हमें चाहिए ए ई और हमारे पास है क्या है भाई, डी ई है। ए ई क्या है? ए ई है परपेंडिकुलर और डी ई है बेस, मतलब 10 फिर से, लेकिन किसका 10? 60 डिग्री का 10 है। ओके हाँ जी, तो ए ई नहीं पता, रहने दो यार, डी ई पता है ना, तो लिख दो 7 10 60 डिग्री √3 इम्प्लाइज ए ई इक्वल्स टू 7√3 मीटर। ठीक है, तो ए ई का भी लेंथ मिल चुका है 7√3 मीटर। तो और क्या चाहिए? ये तो चाहिए था बस, और हमें फिर से मिल चुका है हाइट ऑफ द केबल टावर। ठीक है, हैंस हाइट ऑफ केबल टावर इक्वल्स टू ए बी। अब ए बी को क्या लिख सकते हैं? ए बी को हम लिख सकते हैं ए ई प्लस बी ई, ए ई प्लस बी ई। ए ई कितना है भाई? 7√3 प्लस बी ई कितना है? 7 मीटर। 7 कॉमन, तो 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, और इसको यहाँ तक ही रखेंगे, यही होगा इसका आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा समझना है आपको। ओके, एंड एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ depression of two ships are 30 degrees and 45 degrees. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो आपको मैं एक रफ डायग्राम दिखाता हूँ। तो सपोज़ मान लेते हैं ये एक लाइट हाउस है, ठीक है, ये सी लेवल है, और इस लाइट हाउस का जो हाइट है ये 75 मीटर है, क्वेश्चन में गिवन है। ओके, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है किसका? दो शिप्स हैं, सपोज़ यहाँ पर एक शिप है और यहाँ पर एक शिप है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, तुम जहाँ पर हो, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, लाइट हाउस के ऊपर है, तो वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। अब इस शिप के लिए, पहले वाले शिप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा, और दूसरे वाले के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ये पूरा वाला होगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, और ये 90 डिग्री होगा, और ऐसे करके हमें इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो निकालना है, इन दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो मैंने रफली समझा दिया है, अभी मैं इसको डायग्राम दिखाता हूँ कैसे करना है। तो पहले तो आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेने के बाद सपोज़ यहाँ पर एक शिप है और यहाँ पर एक शिप है, तो मान लेते हैं लाइट हाउस है ए बी, लाइट हाउस है ए बी, और एक शिप सपोज़ पॉइंट सी पर है एक, और पॉइंट डी पर एक और शिप है। ओके, और लाइट हाउस सी लेवल से परपेंडिकुलर है, बिकॉज ऑब्वियसली होता ही है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, और ए बी का लेंथ 75 मीटर है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा वो किसके अलोंग होगा? वो होगा
जहाँ पर ऑब्जर्वर है उसके अलोंग, मतलब यहाँ पर, ठीक है। ऐसे होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो, पहले वाले शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा ये लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, तो ये हो जाएगा कितना बोला क्वेश्चन में, बोला गया है क्वेश्चन में 30 डिग्री है पहले वाले शिप का, ओके। और दूसरे वाले शिप के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, और दूसरे वाले शिप का लाइन ऑफ साइट है ये, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वही होगा, है ना। तो द एंगल विल बी दिस, दैट इज़ कितना गिवन है इसमें, 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री। नाउ गौर से देखो, ये जो लाइन होगा और ये जो लाइन होगा ये हमेशा पैरेलल होते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज ये 90 डिग्री एंगल और ये 90 डिग्री एंगल, तो इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना हो रहा है, 90 + 90 180। और ये दोनों क्या एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 कब होता है, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं, ओके। सो दिस टू लाइन्स आर पैरेलल। नाउ अगर पैरेलल हो जाते हैं तो ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। इस ट्रांसवर्सल का ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो दिस विल ऑल्सो बी 30 डिग्रीज। इसके बाद फिर से देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, अब ट्रांसवर्सल है ये, इसमें ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी 45 होगा। रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, 45 डिग्री, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास स्ट्रैटेजी ये है कि हम इस ट्राइंगल से, क्योंकि ये वाला साइड हमारा नोन है, तो मैं इस वाले साइड का लेंथ निकालूंगा। तो मैं बी डी का लेंथ निकालूंगा पहले, तो फिर मैं बड़े वाले ट्राइंगल से पूरे बी सी का लेंथ निकाल लूँगा, फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं पूरे बी सी से मैं बी डी को माइनस कर दूँगा, और इससे क्या होगा, इससे मुझे मिल जाएगा सी डी, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ओके। ये स्ट्रैटेजी हम यूज़ करने वाले हैं। सो ए बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ द लाइट हाउस equals to 75 meter, and angle ACB equals to 30 degrees, and angle ADB equals to 45 degrees, okay। और आपको लिखना है कि let CD be the distance बिटवीन द टू शिप्स, दोनों शिप्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो सी डी हमने मान लिया, ठीक है, ओके। फिर नाउ इन ट्राइंगल ए डी बी में हमारे पास ए बी नोन है और हमें बी डी चाहिए, तो अननोन और नोन का एक रेशियो करेंगे, तो ए बी बाई बी डी क्या बराबर होता है, ए बी परपेंडिकुलर, बी डी इज़ बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस 10 45 डिग्रीज, इम्प्लाइज ए बी हमें 75 पता है, बी डी नहीं पता, रहने दो, लेकिन हमें 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 पता है। फ्रॉम हियर वी कैन राइट बी डी इक्वल्स टू 75 मीटर। तो बी डी का जो लेंथ है ये कितना आ चुका है, बी डी का जो लेंथ है वो है 75 मीटर, ओके, 75 मीटर, 75
मीटर। ओके, अब हम BC का लेंथ निकालेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ACB हमारे पास नोन साइड है AB और हमारे पास जो अननोन साइड है जो हमें चाहिए वो है BC। तो AB क्या है? AB है परपेंडिकुलर, BC है इस ट्राइंगल का बेस। किस एंगल के रेस्पेक्ट पर? एंगल 30 डिग्री के रेस्पेक्ट पर। सो इट विल बी tan 30 डिग्रीज। AB पता है 75 है, BC नहीं पता, रहने दो। इक्वल्स टू tan 30 मीन्स 1/√3। यहाँ से BC का जो लेंथ आएगा वो होगा 75√3 मीटर। अब करना क्या है? सिंपली तुमको अभी आराम से हैंस डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, जिसको हमने क्या माना था? CD माना था। हम CD को क्या लिख सकते हैं? हम CD को लिख सकते हैं BC माइनस DC। BC का लेंथ 75√3 माइनस DC का लेंथ 75 मीटर। यहाँ से 75 कॉमन ले लो तो रह जाएगा √3 - 1 इतना मीटर। यही होगा आपका आंसर। वेरी वेरी सिंपल। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बस इसमें क्या है कि इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन था, दूसरे क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन था, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो या एंगल ऑफ एलिवेशन, आंसर करना हमें आता है। Now we are proceeding to question number 14, one of the most important question of this exercise. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं, इसमें से ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसको हम समझते हैं। बोला है कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degrees. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degrees and find the distance traveled by the balloon during the interval. तो इसको मैं थोड़ा रफली समझाता हूँ पहले तो, ठीक है, रफ डायग्राम। इसके बाद आपको मैं डायग्राम ठीक से ड्रॉ करके समझाऊँगा। सिंपल है, एक 1.2 मीटर की एक लड़की है, सपोज ये 1.2 मीटर की एक लड़की है, खड़ी है यहाँ पर, ठीक है, ग्राउंड लेवल है ये, इसे खड़ी है ऐसे। तो उसने आसमान में देखा एक बलून उड़ रहा है, सपोज ये एक बलून है, ठीक है, इसे बांधा गया है ऐसे रस्सी से। तो जब उसने इस बलून को देखा, उसके आँखों से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, बिकॉज हमें पता है ये नियम है ना। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 डिग्री था। फिर उसने देखा कि थोड़ी ही देर बाद ये बैलून उड़कर थोड़ा दूर चला गया और यहाँ चला गया, ठीक है, और ये बैलून एकदम हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, ठीक है, सेम लेवल पर उड़ रहा है। तो अभी ये बैलून यहाँ पर है, ठीक है, ये बैलून अभी यहाँ पर है। अब जब इसने यहाँ से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा था 30 डिग्रीज, और ये जो बैलून का हाइट था ग्राउंड से वो 88.2 मीटर का है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। नाउ वी हैव टू फाइंड कि इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वो गया, ठीक है, यहाँ से लेकर वो जो यहाँ तक गया, इसका डिस्टेंस कितना है ये हमें निकालना है। मतलब कितना डिस्टेंस इस बैलून ने ट्रैवल किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमें निकालना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के आपको करना है। तो पहले तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया गया है, ऐसा बस हो गया, आई गेस। रुको, हाँ, फिर दिस इज़ द गर्ल। तो मान लेता हूँ कि भाई ये मान लेता हूँ AB है, ये CD है, ठीक है। AB इज़ द गर्ल which has a height of 1.2 meter and she is standing on the ground, so obviously perpendicular ground, ये और ये परपेंडिकुलर ग्राउंड के साथ। इसके बाद
एक बलून है यहाँ पर, देयर इज़ अ बलून। तो बलून सपोज़ यहाँ पर था पहले बलून, ठीक है, बलून पहले यहाँ पर था, सपोज दिस इज़ अ बलून हियर, मैं बलून ड्रॉ नहीं कर रहा, ओके। और यहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्रीज। और फिर जब वो बलून सेम लेवल पे उड़ रहा था सेम लेवल पर, तब वो उड़ते उड़ते यहाँ तक गया, ओके। यहाँ से परपेंडिकुलर को देखना पड़ेगा कहाँ पर होगा। अच्छा, तो बलून उड़ के यहाँ आया, यहाँ तक, ओके। इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा। तो बलून उड़ के यहाँ तक आया, और तब जब देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ और ही था। तब एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्रीज। पहले 60 था, अभी 30 डिग्रीज बन चुका था। वेल नाउ लेट अस लेवल इट। ये पी क्यू आर एस मान लेता हूँ, ये पी, ये क्यू, ये डी है, ये एस है, ठीक है। नाउ ओके, ये बैलून ग्राउंड के साथ परपेंडिकुलर है, ओके। क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, वेल ऑब्वियसली परपेंडिकुलर ही होगा, हॉरिजॉन्टली जो उड़ रहा है ना, इसलिए ये भी 90 डिग्री का है, ओके। नाउ ओके, अब एक और चीज़ गिवन है कि ये बैलून का जो हाइट है ग्राउंड से, ये 88.2 मीटर है, 88.2 मीटर, ओके। अच्छा, और कुछ नहीं। हाँ, अब गौर से देखो, ये एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी इज़ रेक्टेंगल बिकॉज 90 डिग्रीज है, ओके। ऑपोजिट साइड इज इक्वल, तो ये 1.2 मीटर, ये भी 1.2 मीटर, सी डी भी 1.2 मीटर, तो सी डी ऑल्सो 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। इजी क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा डायग्राम समझना है आपको, ओके। नाउ गिवन एस सी इक्वल्स टू हाइट ऑफ द बैलून, हाइट ऑफ द बैलून जो कि क्वेश्चन में गिवन है 88.2 मीटर। और ए बी क्या है, ए बी है हाइट ऑफ द गर्ल जो कि क्वेश्चन में गिवन है 1.2 मीटर। और एंगल पी ए क्यू है 60 डिग्रीज, और एंगल एस ए डी है 30 डिग्रीज। अब गौर से देखो, ये पूरा लेंथ है 88.2, और इसका कुछ पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ का जो पार्ट है वो 1.2 मीटर है। तो बाकी का पार्ट कितना होगा, बाकी का पार्ट होगा 88.2 से 1.2 को माइनस कर दो। तो क्या बोला गया, हाँ, नाउ एस डी इक्वल्स टू एस ई माइनस डी सी, which is equals to 88.2 minus 1.2, okay, which is equals to 87 meter, okay, 87 मीटर। सो अब हमारा टेक्निक ये है, सिंपल टेक्निक है। हम इस वाले ट्राइंगल से हमारा ये वाला एस डी हमें पता है जो 87 मीटर है, हम यहाँ से ए डी निकाल लेंगे। फिर हम इस वाले छोटे वाले ट्राइंगल से ये वाला जो साइड है पी क्यू और एस डी बराबर होगा, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो रेक्टेंगल, ओके, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो इस ट्राइंगल से हमें ये वाला साइड पता है 87 मीटर, हमें अननोन साइड है ए क्यू, हम ए क्यू निकालेंगे। निकालने के बाद
ए डी से हम ए क्यू को हटा देंगे, ए डी से ए क्यू हटा दिया तो क्या मिल जाएगा, सी ए क्यू डी, और यही तो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। ओके, तो यहाँ लिख दो क्यू डी, अच्छा लेट लिखो, लेट क्यू डी बी द डिस्टेंस, ठीक है। अब इन ट्राइंगल, अच्छा यहाँ पर लिख दो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू पी क्यू। ओके, नाउ इन ट्राइंगल, ओ सॉरी, इन ट्राइंगल एस ए डी हमारे पास है एस डी और हमें चाहिए ए डी, है ना। एस डी पता है, ए डी नहीं पता। एस डी और ए डी का रेशियो किसके बराबर है, एस डी है परपेंडिकुलर, ए डी है बेस। परपेंडिकुलर और बेस बोलने की ज़रूरत नहीं है, और बेस 10, और एंगल कितना होगा 30 डिग्री के रेस्पेक्ट पर परपेंडिकुलर बाई बेस है। नाउ एस डी इज़ 87 एंड ए डी इज़ नॉट नोन, 10 30 डिग्रीज 1/√3। तो यहाँ से तुम्हें ए डी का जो वैल्यू होगा वो मिल जाएगा 87√3 मीटर, ठीक है। और छोटे वाले ट्राइंगल से, ठीक है, इजी है ना, ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमने किया है बहुत बार, अभी पहले ही किया था, पहले वाला क्वेश्चन ही किया था ऐसा टाइप का, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल ए पी क्यू हमारे पास पी क्यू पता है कितना है, ठीक है, पी क्यू और एस डी बराबर है बिकॉज रेक्टेंगल है, और हमें चाहिए ए क्यू। तो पी क्यू बाई ए क्यू का रेशियो किया तो ये भी 60 डिग्री के बराबर आ रहा है। पी क्यू का लेंथ 87 और ए क्यू का लेंथ नहीं पता, 10 60 डिग्री इक्वल्स √3। तो यहाँ से ए क्यू का वैल्यू तुमको 87/√3 मीटर मिल जाएगा। हैंस तुम्हें डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून जो कि है क्यू डी, मैं डायरेक्टली लेता हूँ, ठीक है। क्यू डी को क्या लिख सकते हो, क्यू डी को लिख सकते हो ए डी माइनस ए क्यू, है ना। अब बाकी का तो तुम्हारा ही खेल है यार। ए डी क्या है 87√3 माइनस ए क्यू है 87/√3। यहाँ से एलसीएम ले लो √3, एलसीएम √3 लेने से यहाँ से ये मल्टीप्लाई होकर 87 × 3 माइनस 87, और यहाँ से ये हो जाएगा 87 × 3 माइनस 1/√3, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 3 - 1 2 हुआ, फिर नीचे √3 है तो हमने रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 3 हो गया, यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई किया, ये और इसके साथ कैंसिल होगा तो 29, और ये हो जाएगा 58√3 मीटर, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी आंसर, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो फाइनली अभी हम क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले हैं, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन द होल एक्सरसाइज, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। आप बोलोगे भाई तुमने तो बोला भाई सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में, बिकॉज इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत लोग ट्राई करते हैं लेकिन उनसे होता नहीं है, बिकॉज एक तो वो कुछ गलत यूनिट्स लेते हैं, यूनिट्स मतलब एजम्पशन करते हैं, नॉट यूनिट, वो लोग गलत एजम्पशन करते हैं, वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। सो दैट्स द रीजंस बिहाइंड द फेलियर, ओके, इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को पढ़ो समझो। क्वेश्चन नंबर 15, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degrees, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degrees. 60 degrees. Now find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. Okay.
तो इसको सिंपल हम डायग्राम से समझाऊंगा, रफ डायग्राम से, फिर आपको मैं इसको फेयर डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगा। सपोज बोला गया है कि एक टावर है, ठीक है, हाईवे के ऊपर एक टावर है। सपोज ये हाईवे है, इसके ऊपर एक टावर है और इसके ऊपर बैठ कर एक ऑब्जर्वर, सपोज तुम हो, ठीक है, तुम्हारा साइज़ यहाँ पर मेंशन नहीं किया तो तुम पॉइंट साइज़ के हो। तुमने एक कार को देखा, सपोज यहाँ पर एक कार है, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, ये 90 डिग्रीज। अब देखो, तुमने पॉइंट ए से तुमने ऑब्जर्व किया कार बी पर है, ठीक है, और यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसके लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था ये 30 डिग्रीज था पहले। फिर तुमने गौर किया 6 सेकंड बाद, आफ्टर 6 सेकंड्स, ये जो कार है ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा था। मतलब उसका स्पीड क्या था, कांस्टेंट था। इसका स्पीड थ्रू आउट द जर्नी सेम था, ऐसा कह सकते हो, है ना, हमने फिजिक्स में पढ़ा था। तो 30 डिग्री था इसका एंगल ऑफ एलिवेशन। 6 सेकंड बाद उसका स्पीड, उस गाड़ी का, उस कार का जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म था। 6 सेकंड के बाद गाड़ी यहाँ पर था, और जब उसने ऑब्ज़र्व किया गाड़ी को, कार को, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था ये होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था वो 60 डिग्री के बराबर आया जब उसने मेजर किया, ठीक है। हमें बताना है कि कितना टाइम लगा उस कार को पॉइंट बी से पॉइंट सी तक आने के लिए। कितना टाइम उसको लगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने के लिए, ठीक है, क्योंकि बोला है कि फाइंड द टाइम टेकन टू बाय द कार टू रिच द फुट ऑफ द टावर। अच्छा सॉरी बी से नहीं, सॉरी गलत बोल दिया। एक्चुअली इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आने के लिए कितना टाइम लगा, ठीक है। सपोज ये पॉइंट डी है, तो डी से सी तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट था, टाइम नहीं पता, डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा, ओके। तो इसको हम थोड़ा सा फेयर डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करूँगा एकदम। I guess it is 90 degrees, I don't know. तो सपोज यहाँ पर तुम हो पॉइंट ए पर, और पॉइंट बी पर वो कार है पहले इनिशियली। फिर 6 सेकंड बाद, अच्छा, फिर यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम दैट पॉइंट, अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था, जो कि ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल जो है ये 30 डिग्रीज़ है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। फिर क्या हुआ, 6 सेकंड बाद जब फिर से ऑब्जर्वर ने देखा, तो उसने देखा कि जो कार है वो पहले बी पॉइंट पर था, अभी वो सी पॉइंट, सपोज यहाँ पर आ गया, ठीक है, सॉरी डी पॉइंट पर आ गया, ठीक है, एक और नाम ले लेता हूँ उसको, डी पॉइंट पर आ गया, ठीक है। तो पहले वो बी पॉइंट पर था, बी पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था वो 30 डिग्रीज़ क्वेश्चन में गिवन है। अब डी पॉइंट पे जब आ गया है वो कार, अब यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है कुछ नया है। क्या नया है, 60 डिग्रीज़ है, ठीक है। अब मुझे बोलने की तो ज़रूरत नहीं है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो आपको पता ही है कैसे पैरेलल है। अब ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है और इसको अगर मैं ट्रांसवर्सल मानता हूँ, ठीक है, तो ये एंगल 30 डिग्रीज क्वेश्चन में गिवन है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, पैरेलल है तो, सो इट विल बी 30 डिग्रीज। सिमिलरली ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल मान लेता हूँ।
अब ये पूरा एंगल जो है ये 60 डिग्रीज है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है। इसके बाद नाउ लेट अस एज्यूम दैट द हाइट ऑफ द टावर बी 8 मीटर। हमने क्या किया, हमने टावर के हाइट को 8 मीटर है मान लिया। ठीक है। नाउ यू हैव टू राइट let the height of the tower tower be 8 मीटर। ठीक है, टावर के हाइट को हमने 8 मीटर मान लिया, और जो स्पीड है कार का एंड स्पीड ऑफ द कार बी x मीटर पर सेकेंड। कार के स्पीड को हमने x मीटर पर सेकेंड मान लिया, और ये जो स्पीड है ये कांस्टेंट है, मतलब सेम है। ठीक है, चेंज नहीं है इसमें, एकदम यूनिफॉर्म स्पीड से यूनिफॉर्म मोशन में है ये कार, और इसका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द स्पीड, इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड। ठीक है, ओके। नाउ then distance covered by the car in 6 seconds equals to कितना होगा। सोचो, डिस्टेंस कितना कवर किया होगा इस कार ने 6 सेकंड में, अगर उस कार का स्पीड x मीटर पर सेकेंड है। तो फिज़िक्स में हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ से डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ना व्हाट इज़ द स्पीड एंड व्हाट इज़ द टाइम। स्पीड तो कांस्टेंट है x मीटर पर सेकेंड, ये तो सेम है, लेकिन टाइम क्या है, टाइम बोला है कि 6 सेकेंड में कितना है, 6 सेकेंड में। तो क्या हो जाएगा, इट विल बी स्पीड इनटू टाइम। ये लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हो। स्पीड है x इनटू टाइम है 6, और डिस्टेंस को किस यूनिट में लिखा जाता है, मीटर में, तो 6x मीटर। ठीक है, तो मतलब यहाँ से यहाँ आने के लिए उसने 6 सेकंड लिए, है ना, क्वेश्चन में गिवन है, और इस 6 सेकंड में उसने 6x मीटर डिस्टेंस कवर किया है। मतलब BD का जो लेंथ हो गया है वो लेंथ है 6x मीटर। कैसे, फिर से समझाता हूँ। को बोला गया है कि कार जो है वो पॉइंट B पर था। नाउ आफ्टर 6 सेकेंड्स, तो टाइम है 6 सेकेंड्स, स्पीड है x मीटर पर सेकेंड। तो क्या तुम BD, मतलब क्या BD क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन हाउ मेनी सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू BD। तो यहाँ से क्या तुम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। स्पीड x है और टाइम है 6, तो यहाँ से 6x मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 6 सेकेंड्स, दैट इज इक्वल टू BD। बिकॉज B से लेकर D तक जाने के लिए उसको 6 सेकेंड्स लगा, और इस 6 सेकेंड्स में उसने कितना, इस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वही हमने निकाला है। क्लियर है। तो BD का लेंथ हमने निकाल लिया है 6x, ओके, मीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इट विल बी 6x मीटर। ओके, तो BD का लेंथ हो गया, सो यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर BD इक्वल्स टू 6x मीटर। अब देखो BD का लेंथ हमें मिल चुका है, हमें अभी DC का भी लेंथ निकालना है। ओके, तो DC का लेंथ निकालने के लिए वी हैव टू डू समथिंग। हम क्या कर सकते हैं, देखो हम क्या करते हैं, अब लिखो ऑल्सो लेट
time taken by the car to cover the distance DC be t seconds। मान लेते हैं जो कार है उसको डीसी लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टी सेकेंड्स का टाइम लगा। मतलब सिंपल सी बात है, पॉइंट डी से पॉइंट सी तक जाने के लिए जितना टाइम इस गाड़ी को, इस कार को लगा, उसको हमने मान लिया है भाई टी सेकेंड्स। हमें नहीं पता कितना सेकेंड्स, लेकिन टी सेकेंड्स मान लिया हमने। ठीक है, तो अभी गौर से देखो, उसने डीसी लेंथ को ट्रेवल कवर किया है टी सेकेंड्स में, तो टाइम है क्या, टाइम गिवन है टी सेकेंड्स में। स्पीड क्या बोला था मैंने, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो स्पीड तो एक्स मीटर पर सेकेंड ही है। ठीक है, तो क्या हम इसके डिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्या हम डीसी का लेंथ नहीं निकाल सकते यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला होने से स्पीड इनटू टाइम, मतलब एक्स टी या फिर टी एक्स मीटर। तो यहाँ पर लिखो, यहाँ लिखिए देन डिस्टेंस covered by the car in t सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, कैसे निकालेंगे, सिंपली स्पीड इनटू टाइम करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर टाइम बदलेगा, बिकॉज यहाँ पर टाइम कितना लगा, टी सेकेंड्स लगा, यहाँ पर टाइम 6 सेकेंड्स लगा था, तो इसलिए 6x हुआ था डिस्टेंस। बट नाउ हियर द टाइम इज t सेकेंड्स, सो इसका आंसर थोड़ा अलग होगा, है ना। स्पीड इज x मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट स्पीड, टाइम इज हियर t एंड दिस मच मीटर, सो tx मीटर डिस्टेंस ये इस कार ने ट्रेवल किया वाइल कवरिंग द डिस्टेंस DC। मतलब सिंपल भाषा में बोलूँ तो DC का जो लेंथ है वो है tx मीटर, सिंपल सी बात है। तो DC का जो लेंथ है वो है tx। ठीक है, अब इससे हमारा क्या फ़ायदा भाई, tx 6x h, इससे हमारा क्या फ़ायदा। फ़ायदा ये है कि अब हमारे पास एक टेक्निक है। क्या टेक्निक है, हम इस वाले ट्राइंगल से हम इस वाले साइड का लेंथ निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री, एंड देन हम बड़े वाले ट्राइंगल से फिर से इस वाले साइड का लेंथ निकालें। आप बोलोगे भाई क्यों, ऐसा क्यों, बिकॉज तो देखो दोनों ही ट्राइंगल में ये जो साइड है वो कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी कॉमन है। ठीक है, आप बहुत लोग बोलेंगे कि भाई साहब तो फिर तुमने ये वाला साइड चूज़ क्यों नहीं किया, तुम इस वाले ट्राइंगल से इस वाले साइड का लेंथ निकाल लो। ठीक है, इसका वैल्यू निकालो कितना होगा, फिर इस वाले ट्राइंगल से इस वाले साइड का फिर से निकाल लो। लेकिन ऐसा होगा नहीं, बिकॉज इस वाले साइड का अगर मुझे निकालना है, मतलब इस वाले पार्ट का निकालना है, तो मुझे पहले पूरे वाले ट्राइंगल से इस वाले ट्राइंगल का पार्ट माइनस करना पड़ेगा। तो ये सब फालतू चीज़ें हैं। ठीक है, सिंपल सा टेक्निक आपको याद ये रखना है कि जो साइड कॉमन है, कॉमन आपको दिख रहा है आपकी आँखों से, उसको ही उसके वैल्यू का आपको 2 बार निकालना है। एक इस वाले ट्राइंगल के रेस्पेक्ट पर इसका वैल्यू कितना है, और इस वाले ट्राइंगल के रेस्पेक्ट पर इसका वैल्यू कितना है। ठीक है, फिर जाके दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो कैसे करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब जाके एकदम सिंपल क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, अब ये एकदम इजी हो गया। अब लिखो इन ट्राइंगल, पहले थोड़ा वाला ट्राइंगल कर देता हूँ, इन ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कौन सा साइड चाहिए, मुझे चाहिए AC, और मेरे पास है DC। तो नोन और अननोन क्या है, AC मुझे चाहिए और DC मेरे पास है थोड़ा बहुत। अब AC क्या है, AC इस ट्राइंगल का इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट पर ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस बोलने की ज़रूरत नहीं है, tan 60 होगा। ठीक है, tan 60 डिग्री लिखना ज़रूरी है, बिकॉज tan 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में ही ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है।
दूसरे एंगल के रेस्पेक्ट पर ये परपेंडिकुलर है या नहीं हमें पता नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखिए। AC क्या है, हमने क्या माना था, उसको H माना था। और DC क्या है भाई, DC का लेंथ है TX और tan 60 डिग्री होता है √3। फ्रॉम हियर H इक्वल्स टू √3 TX। तो यहाँ से हमें x नहीं H का वैल्यू मिल गया जो कि है √3 TX। यह है H का वैल्यू। अब हम बड़े वाले ट्राइंगल से फिर से H का वैल्यू निकालेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ABC, बड़े वाले ट्राइंगल में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइड AC। ठीक है, हमें चाहिए साइड AC। और हमारे पास क्या मतलब है, हमारे पास कुछ नोन तो नहीं है, एग्जैक्टली कह नहीं सकते, लेकिन हमारे पास कुछ तो है। क्या, हमारे पास BC साइड है ना, BC साइड हमारे पास कुछ नोन कह सकते हो है। अब देखो इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट पर AC जो है वो परपेंडिकुलर है और BC क्या है, बेस। तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये tan 30 डिग्री के बराबर है। नाउ AC कैन बी रिटन एज H। ओके, अब BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, BC को मैं लिख सकता हूँ BD प्लस DC। तो BC को लिख सकता हूँ BD प्लस DC और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। फ्रॉम हियर H बाय BD कितना है भाई, BD हमने निकाला है 6x है ना, हमने प्रूफ किया है, निकाला है हमने कैलकुलेशन करके। और DC है TX इक्वल्स टू 1/√3 है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो यहाँ से H का वैल्यू आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 6x प्लस TX बाय √3। यहाँ से H का वैल्यू हमें कुछ और मिला है ना, कुछ और मज़ेदार मिला। तो यहाँ से तुम इसको इक्वेशन 2 मान सकते हो, इक्वेशन 2। अब गौर से देखो, अगर हम दोनों इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर भी सेम H का वैल्यू √3 TX है और यहाँ पर सेम H का वैल्यू 6x प्लस TX/√3 है। ओके, तो दोनों ही H के वैल्यूज़ हैं तो दोनों ही बराबर तो होंगे ना, क्योंकि भाई पर्सन तो सेम ही है, तो पर्सन सेम है तो उसका जो वैल्यू है वो तो सेम होगा दोनों। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये बोलने की ज़रूरत नहीं था फिर भी बोला मैंने। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि भाई दोनों बराबर है। यूक्लिड चाचा ने हमें कहा था है ना। तो √3 TX इक्वल्स टू 6x प्लस TX/√3। ठीक है, बाय √3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर इस तरफ जाएगा तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3TX हो जाएगा है ना, 3TX। तो लिखो भाया, लिखो 3TX। अब ये TX इधर है तो इसको मैं इधर लाता हूँ तो -TX इक्वल्स टू 6x। यहाँ से तुम क्या करो, माइनस करो तो 2TX इक्वल्स टू 6x, x कैंसिल, 2 और ये 3, ये 6 कैंसिल करने से t आ जाएगा अपना 3। ठीक है, t आ जाएगा अपना 3, इतना सेकेंड्स। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर। मतलब कि अपना जो कार है उसको पॉइंट D से C तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड्स। और यही तो हमें निकालना था, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि पहले कार इस पॉइंट पर था, फिर कार इस वाले पॉइंट पर आया, अभी इस वाले पॉइंट से वो इधर भी गया, टावर के फुट मतलब पैर तक गया, अब इसको जाने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको यहाँ पर कैलकुलेशन में कोई डाउट नहीं है। फिर से बताता हूँ, देखो 2TX इक्वल्स टू 6x, x कैंसिल, तो क्या रह गया 2t इक्वल्स टू 6। यहाँ से t क्या हो जाएगा, 6/2 मतलब 3। ठीक है, ये तो क्लियर है आपको। ठीक है, मतलब कार को 3 सेकेंड्स लगेंगे टू कवर द डिस्टेंस DC। ठीक है, एंड दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। तो फाइनली ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो चुका है और रहता है बस एक ही चैप्टर जो कि है प्रोबेबिलिटी, जो हम ख़त्म कर देंगे बहुत ही जल्द। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद प्रोबेबिलिटी।